क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू था जिसके लिए क्लास हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो रामबाण सीरीज हम लोगों की चल रही थी और कल किसी कारणवश हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से क्लास आपकी शेड्यूल नहीं हुई थी। और ऑलमोस्ट क्लास तैयार थी, लेकिन एंड पॉइंट पर मुझे पता चला कि कुछ क्लास शेड्यूल में कुछ प्रॉब्लम आई है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने संडे उस क्लास को शिफ्ट कर लिया जो हमारी क्लास कल होनी थी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली यहाँ से सवाल बना है, नो डाउट आप सभी लोगों ने ये पढ़ा है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि जिन लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोगों ने पढ़ा, तो एग्जाम नज़दीक है, उन सभी बच्चों ने ये टॉपिक तो जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस का सबसे मेन टॉपिक यही है। अब मेन टॉपिक है तो इसका हम अलग से एक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि एक सीन हमारे दिमाग में क्लियर रहे कि इस टॉपिक से कितने तरह के सवाल बनते हैं, और जो बनते हैं उन पर हमने मल्टीपल प्रैक्टिस कर ली है। तो अब आज जो है आपकी लास्ट क्लास है बच्चे, रामबाण सीरीज की 6 क्लास के लिए मैंने आपसे बोला था, और आज आपकी 6th क्लास है। आई होप कि चीज़ें बहुत सारी प्रैक्टिस में आई होंगी। आप रामायण सीरीज सर्च करेंगे यूट्यूब पर, रामबाण सीरीज प्लेलिस्ट आपको पुरानी जो 8 क्लास हैं 2024 वाले बच्चों के लिए कराई थी वो भी, और ये 6 क्लास आपको 14 क्लास मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब तो लाइक अगर मैं कहूँ तो 10 दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, और 1-2 दिन बाद आप लोगों की गागर में सागर शुरू हो जाएंगी। तो लेट्स वेट गागर में सागर के लिए। शायद 22 या 23 तारीख से आपके गागर में सागर शुरू भी हो जाएंगे, तो 1-2 दिन का गैप हम लोग रखते हैं अपने, और फिर एक क्लास हमारी गागर में सागर होगी। उसमें मेंसुरेशन का रिवीजन हम गागर में सागर में इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चे। मेंसुरेशन की अभी मैंने संडे जो गया है इसमें मैंने आपको वन शॉट कराई है, तो आप उसे करना। हम गागर में, हमने उस टाइम पे बोला भी था कि मेंसुरेशन को हम गागर में सागर में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके लिए आप वो वन शॉट देख लो, सफिशिएंट है। गागर में सागर में हम पूरा अर्थमेटिक, ठीक है, का रिवीजन करने वाले हैं। तो बात करें अगर हम आज के टॉपिक की, तो बेसिकली आप लोग टॉपिक देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इक्वल रिलेशन। व्हाट इज इक्वल रिलेशन? क्या होता है सीपी और एसपी के इक्वल रिलेशन का? बेसिकली 2 तरह के सवाल यहाँ बनते हैं, और 2 तरह के सवाल मैं लेकर आया हूँ, और कई सारे सवाल लेकर आया हूँ, उसमें मल्टीपल प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। जो पहले तरह का सवाल बनता है उसमें जरा गौर करना, क्या क्या चीज उसमें मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो उसमें कॉस्ट प्राइस, या तो कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, या तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा बच्चा, गिवन होगा, गिवन होगा, या फिर कॉस्ट प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा। या तो कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, या फिर कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन होगा। अब वो रेशियो इक्वल भी हो सकता है, वो रेशियो इक्वल भी हो सकता है, यानी कि 2 वस्तुओं को बराबर मूल्य पर खरीदा गया इस टाइप से, और वो अनइक्वल भी हो सकता है। अनइक्वल मतलब के दोनों को अलग अलग मूल्य पर खरीदा गया, या 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात आपको दे देगा इस तरीके से। ये समझे आप कि एक तरह का सवाल होगा टाइप 1 में जो हम पढ़ेंगे कि या तो कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, या फिर कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन होगा। अब वो रेशियो इक्वल भी हो सकता है, और वो रेशियो अनइक्वल भी हो सकता है। बच्चे आपने इस तरह के सवालों में ना एलिगेशन मेथड भी पढ़ा होगा। एलिगेशन मेथड कहाँ लगता है इस तरह के सवालों में? बच्चे इसी टाइप में, जिस टाइप में आपको या तो कॉस्ट प्राइस गिवन हो, या कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन हो, उसी तरह के टाइप में हम क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड का भी यूज करते हैं। एलिगेशन मेथड का भी, मेथड का यूज यूज इसी टाइप में होता है, इसी टाइप में होता है, जहां पर सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन होगा,
या सेलिंग प्राइस गिवन होगा, वहां एलिगेशन मेथड हम यूज नहीं करेंगे। ये बात दिमाग में रहेगी ना कि एलिगेशन मेथड का यूज हम कहां करेंगे, जहां या तो कॉस्ट प्राइस गिवन हो या कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन हो, वहां एलिगेशन मेथड हम यूज करने वाले हैं। ऐसे ही दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन है वहां क्या होगा, या तो सेलिंग प्राइस गिवन होगा, विक्रय मूल्य गिवन होगा, या तो सेलिंग प्राइस गिवन होगा, या फिर सेलिंग प्राइस का, या फिर सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा। ठीक है, अब वो रेशियो इक्वल भी हो सकता है, वो रेशियो इक्वल भी हो सकता है और वो रेशियो अनइक्वल भी हो सकता है। सेम चीज जो हमने यहां पर पढ़ी, लेकिन जहां पर सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन होगा या सेलिंग प्राइस गिवन होगा, बच्चे याद रखना वहां हम एलिगेशन का यूज नहीं करेंगे। एलिगेशन मेथड का यूज हम केवल कहां करेंगे, जहां पर क्रय मूल्य गिवन हो या फिर उसका रेशियो गिवन। यही दो टाइप के क्वेश्चन बेसिकली यहां बनते हैं और बनते हैं, याद रखना, इस बात पे फोकस करना कि बनते हैं सवाल यहां से। अब सवाल क्या है जरा देखते हैं। टाइप 1 है, देखो इस टाइप में अच्छे लेवल के सवाल भी बनते हैं, अच्छे लेवल यानी कि थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चूंकि लास्ट क्लास है तो इसमें एक अच्छा मुझे टॉपिक उठाना था जो अक्सर या तो बच्चे एग्जाम में छोड़कर आते हैं या फिर उसमें बहुत सारा टाइम दे जाते हैं, है ना। तो ये टॉपिक मुझे उठाना था तो मैंने यही टॉपिक उठाया। चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक में। तो टाइप 1 हमने देखा अभी कि किस तरह का टाइप 1 है, ये टाइप 1 है। और इसका पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल को पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये कौन से टाइप का सवाल है, टाइप 1 का या फिर टाइप 2 का। टाइप 1 यानी कि कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड चीजें होंगी और टाइप 2 यानी कि सेलिंग प्राइस से रिलेटेड चीजें। सवाल है, पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक 24,000 में और दूसरी बाइक 20,000 में। उसने पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 30% की हानि पर बेचा। कुल लाभ या हानि क्या है, और ये उसने रुपए में पूछा है। बहुत सिंपल सवाल है भाई, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य गिवन है ना, 2 बाइक है उसके पास पंकज के, बाइक 1 और बाइक 2। बाइक 1 कितने रुपए की है, 24,000 की खरीदी है उसने, ये क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बारे में जिक्र किया। और बाइक 2 कितने की खरीदी है भाई, बाइक 2 तो उसने सर 20,000 रुपए की खरीदी है। यस और नो, बिल्कुल। अब कह रहा है पहली बाइक को उसने 20% के लाभ पर बेचा, 20%, यानी कि जो बाइक उसने 24,000 में खरीदी थी ना, उसका 20% निकाल दो, ये उसने लाभ पर बेचा है। और दूसरी जो बाइक है उसको 30% के लॉस पर यानी कि हानि पर बेचा है, तो यहां उसका 30% आप निकाल दो, 30% निकाल दो। और ये लॉस है तो माइनस का 30%। 10% कितना है, 24,000 का 10%, एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो, 10% तो 2400 है, तो 20% कितना हो जाएगा, 4800। यानी कि पहली बाइक को बेचने पर की कमाई हो गई 4800 रुपए की, और दूसरी बाइक जब वो बेचने गया तो 30% का नुकसान हो गया। 10% कितना है, एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो, 2000, तो 30% कितना हो जाएगा, 6000। यानी कि बच्चे यहां पर हम बड़े ही प्यार से देख पा रहे हैं कि पहली बाइक पर तो उसने 4800 कमाए, लेकिन दूसरी पर 6000 का नुकसान हो गया। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूं, ओवरऑल 4800 में से 6000 घटाओगे तो माइनस का 1200 आएगा। तो माइनस के 1200 का मतलब है कि 1200 रुपए का उसे लॉस हुआ है। क्या हुआ है भाई, 1200 रुपए की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन था कि हमें क्रय मूल्य गिवन थे, क्रय मूल्य गिवन थे और हमने अलग अलग इसका 20% इसका 30% निकाला, ओवरऑल देखा 1200 रुपए का नुकसान मिला। ऐसा सिंपल सवाल आपके जीडी 2024 में पूछा गया है। ठीक है,
आगे अगर मैं आपको लेकर चलूं तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखेंगे भाई। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब टाइप 1 बताया, मैंने आपको क्या बताया कि या तो क्रय मूल्य समान होगा, इक्वल होगा, या फिर अनइक्वल, अलग अलग होगा। तो यहां कह रहा है एक ही कीमत पर खरीदा है, मतलब उनका कॉस्ट प्राइस बराबर है। कह रहा है एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेचा है। यदि दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है वो 80 रुपए है, दोनों के सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस 80 रुपए है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो, जब कोई चीज का परसेंटेज हमें निकालना हो, जैसे इसका 15% और दूसरे का 5% निकालना है, तो हम उस वस्तु की वैल्यू अपनी तरफ से क्या मानकर चलते हैं? बताओ, हमें किसी का कुछ वैल्यू का परसेंटेज निकालना हो और हमें अपनी तरफ से वो वस्तु की वैल्यू कुछ माननी हो, तो हमने पूरे मैथ्स में सिखाया है कि 100 मान लो। क्यों? 100 एक सबसे आसान संख्या है जिसका परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। अब चूंकि पहली लाइन में उसने बोला कि उसने दो वस्तु खरीदी हैं और दोनों की दोनों सेम प्राइस पर खरीदी, समान मूल्य पर, तो क्या बच्चे मैं ये मानकर चल सकता हूं कि उसकी वस्तु 1 और वस्तु 2, भाई दोनों का क्रय मूल्य समान है तो दोनों के क्रय मूल्य को 100-100 मान लूं मैं? किसी को कोई दिक्कत है? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? अगर उसने बोला दोनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल है, तो बच्चा क्या मैं दोनों का कॉस्ट प्राइस 100-100 मान लूं? 100-100 क्यों माना है, समझ गए ना? क्योंकि मैं आगे 15% और 5% निकालूंगा तो वो निकालना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो जब उसने पहली को 15% के लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने में होगा? 15%। 15% इसका 15 ही होता है, 115 में बेचा। दूसरे को 5% के नुकसान पर बेचा, तो भाई यहां 5% का नुकसान हुआ है, तो 95 में बेचा होगा। कह रहा है विक्रय मूल्य का अंतर 80 रुपए है। अरे, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 20 यूनिट, और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 80। एक यूनिट की डिफरेंस आया है, डिफरेंस एक यूनिट 20 चौके 80। क्या कह रहा है आपसे? वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। अरे किसी एक का भी निकाल दो भाई, 100-100 मानकर चले हो तो किसी भी एक का निकाल दो, 100 गुणा 4, वेरी सिंपल, 400। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया सवाल, 2023 में पूछा गया सवाल है ना, आसान सवाल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने दो सवाल किए, दोनों सवालों में उसका जो ऑप्शन है, जो वो पूछ रहा है, वो रुपए में पूछ रहा है। भाई यहां उसने पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, पिछले सवाल में उसने पूछा कुल लाभ या हानि रुपए में। अभी तक उसने किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज में आंसर नहीं पूछा। जहां परसेंटेज में पूछेगा, देखना उस चीज को हम अलग ही लेवल पे जाके करेंगे। सवाल नंबर 3 है बच्चे, जरा देखना ये सवाल, देखो अब आप। सवाल है, सुरेश ने 9,000 में एक कंप्यूटर टेबल और 4,000 में एक सेंटर टेबल खरीदा। यहां भी कॉस्ट प्राइस गिवन है। आप कहेंगे कि 9,000 में कंप्यूटर टेबल और 4,000 में सेंटर टेबल खरीदा। उसने कंप्यूटर टेबल को 8% के लाभ पर बेचा और सेंटर टेबल को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि पूरे लेन देन में 10% का लाभ हो? अब सुनो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी। जब मैंने शुरू में एक चीज एक्सप्लेन की थी, तो मैंने कहा था कि जहां कॉस्ट प्राइस गिवन हो या कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन हो, वहां पर हम एलिगेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। अब बच्चे आप मुझे बताना, क्या इस सवाल में हम एलिगेशन यूज कर सकते हैं, यस और नो? क्योंकि क्योंकि उसने हमें आंसर परसेंटेज में पूछा है कि भाई ए कितने परसेंट पे बेचा, दूसरा कितने परसेंट पे बेचे। हम एलिगेशन यूज करेंगे यहां पर। क्या कर सकते हैं? एलिगेशन की कंडीशन क्या होती है? आप सभी लोगों ने पढ़ा है, हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि एलिगेशन की कंडीशन होती है कि एक चीज
दूसरे की वैल्यू और ओवरऑल दोनों की मिलाकर जब दी हो, एक की अलग वैल्यू दे रखी हो, दूसरे की अलग दे रखी हो और दोनों की मिलाकर दे रखी हो, एलिगेशन मेथड यूज हो जाएगा। अब कंडीशन तो भाई सेटिस्फाई है, लेकिन बच्चे याद रखना इस तरह के सवालों में एलिगेशन वहीं पर लगेगा जहां पर क्रय मूल्य गिवन होगा या फिर क्रय मूल्य का रेशियो। सेलिंग प्राइस के केस में एलिगेशन गलती से भी मत लगा देना। भैया सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि भैया कंप्यूटर टेबल 9,000 में और सेंटर टेबल 4,000 में। तो कंप्यूटर टेबल टेबल और टेबल 1 टेबल 2 मान लेते हैं। टेबल 1 टेबल 2 दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो ले लो, बेहतर है। 9,000 और 4,000 का अनुपात ले लो, 3030, ये रेशियो बन गया 9 और 4 का, दोनों के क्रय मूल्य का। पहली टेबल को उसने 8% के लाभ पर बेचा, पहली टेबल को, तो 8% यहां लिख दो। कह रहा है सेंटर टेबल को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, यानी कि दूसरी टेबल का परसेंटेज लाभ पूछ रहा है ताकि ओवरऑल उसे 10% का लाभ हो। वैसे एक चीज ध्यान रखनी है कि लाभ को प्लस में रखना है और हानि को माइनस में। अब नीचे जो रेशियो बनेगा, हमेशा क्रय मूल्य का रेशियो बनता है। जब भी आप प्रॉफिट या लॉस का एलिगेशन करते हो ना, तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का ही रेशियो बनेगा, और वो कितना है 9 और 4। कितना है बच्चा 9 4। बस ये निकालना है आपने, कितना सिंपल चीज है। एलिगेशन मेथड लगेगा, ये आप समझ गए। एलिगेशन मेथड कब लगेगा, जब या तो क्रय मूल्य गिवन हो या क्रय मूल्य का रेशियो गिवन हो। ये दो चीज ध्यान रखना। अब अगर आप कहेंगे कि सर 10 में से 8 गया 2, तो 4 यूनिट की वैल्यू 2, यानी कि आधा कर दिया, 4 को आधा कर दिया, तो 9 को भी आधा कर दो, 4.5 हो जाएगा, है ना भाई। देखो 4 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो यानी कि 4 को आधा कर दिया, तो 9 को भी आधा कर दो, 4.5। देखो एक तो 10 से छोटा है, तो ये 10 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 10 प्लस 4.5, 10 प्लस 4.5, आंसर कितना हो जाएगा 14.5। कितना हो जाएगा बच्चा 14.5। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है। एक और सवाल करेंगे, तैयार हो आप लोग? चलिए एक सवाल और करना और बताओ जल्दी से मुझे इसका जवाब क्या होगा, सभी बच्चे। बताओ बच्चे जल्दी से, जवाब इसका क्या होगा। कोशिश करिए कि सभी लोग इसका आंसर दे पाए। कह रहा है दो वस्तु जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है। देखो प्रत्येक का, ये वर्ड दिख गया ना, ये दिख गया ना। टू आइटम्स ईच हैव, ईच यानी कि प्रत्येक का मूल्य 2500 है। कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना होगा? अगर प्रत्येक को उसने 2500 में खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना होगा बताओ जल्दी। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात 1:1 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। कह रहा है कि एक को 5% लाभ पर बेचा, कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ, तो दूसरी पर कितने परसेंट का लाभ हुआ होगा? भाई पहली लाइन से हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि अगर उसने प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 दिया है, पहली को भी 2500 में खरीदा, दूसरी को भी 2500 में खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। कितना हो जाएगा भाई कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1/1। तो सिंपल। अब कह रहा है कि एक को तो 5% लाभ पर बेचा, एक तरफ लिख दो, दूसरे के बारे में पूछ रहा है और ओवरऑल 20% का लाभ यहां लिख दो, और नीचे रेशियो 1 और 1 लिख दो। तो सिंपल। बस अब क्या है सवाल में, कुछ भी नहीं है। 20 में से 5 घटाओगे 15 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू 15, तो एक यूनिट की वैल्यू भी
15। देखो एक तो 20 से छोटा है तो जरूरी सी बात है दूसरा वाला 20 से बड़ा होना चाहिए। तो एक 20 से छोटा दूसरे वाला 20 से बड़ा होगा तो 20 में हम क्या करेंगे 15 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा बच्चा 35। लो जी हो गया ऑप्शन नंबर डी काट देना, ऑप्शन डी कर लेना, ऑप्शन नंबर डी 35 हमारा सही है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी समझ में आ गया ना एलिगेशन कहाँ लगेगा। अक्सर एक कंफ्यूजन रहता है कि यार एलिगेशन कहाँ लगेगा, एसपी वाले केस में सीपी वाले केस में, बच्चा रटता है उसे, इसीलिए मैंने ये स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए लगाई है। एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची 20% के प्रॉफिट पर। यदि उसने प्रत्येक को 3500 रुपए में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था तो कितने परसेंट लाभ पर दूसरे से होना चाहिए। सेम पिछले तरह का सवाल है। यहां भी कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1:1 होगा। देखो आप उसने बोला कि प्रत्येक को 3500 रुपए में खरीदा है, 3500 में खरीदा, मतलब दोनों का रेशियो क्रय मूल्य का 1:1 होगा। और एक को उसने 5% लाभ पर बेचा, दूसरे का प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है और पहली ही लाइन में उसने बोल दिया कि 20% का कुल प्रॉफिट हुआ है। क्या बात समझ में आई आपको कि भाई सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा 1:। सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चा, ये तो सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा बदल के उसने पूछा है, थोड़ा सा बदल के पूछा है उसने, बाकी है कुछ भी नहीं। भाई एक को 5% का लाभ, दूसरे का पूछा है ओवरऑल 20% का लाभ, तो 20 में से 5 गया 15। नीचे जो रेशियो आएगा 1:1 आएगा क्रय मूल्य का। 1 यूनिट 15 तो 1 यूनिट 15। एक 20 से छोटा तो ये 20 से बड़ा होगा, 20 + 15। बस याद रखना अगर किसी सवाल में आपको लॉस दिया होगा, हानि दी होगी, तो उसको माइनस में रखना है, हानि को माइनस में रखना है। सेलिंग प्राइस है ना, नहीं सेलिंग प्राइस कहाँ है, प्रत्येक को 3500 में खरीदा है, 20% के तो लाभ पर बेचा है उसने, प्रॉफिट 20% दिया हुआ है। आप लेट जुड़े हो, शुरू से नहीं जुड़े हो ना, यही तो प्रॉब्लम है। ये सवाल करिए, चलो जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चे इसका। बताओ भाई क्या जवाब होगा इस सवाल का। 3500 का, हाँ कोई जरूरत नहीं है। कह रहा दो वस्तुओं की लागत मूल्य 4-5 के रेशियो में, लागत मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को एक वस्तु पर तो 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 20% का लाभ होता है, और दोनों के बिक्री मूल्य में अंतर 480 है। यहां एलिगेशन मत लगाना, एलिगेशन कब लगाते हैं जब हमसे परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस पूछता है, परसेंटेज में वहां एलिगेशन लगाते हैं। यहां तो उसने बोल दिया कि भाई लागत मूल्य 4-5 के रेशियो में है, अभी वही सवाल है ये जो हमने शुरू में किया था, ये शुरू वाला ही एक्चुअल में सवाल है। ये कहाँ गया वो 80 रुपए का, ये वाला सवाल है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन किया था ना हमने 100-100 मान कर किया था, सेम क्वेश्चन है ये कि लागत मूल्य 4-5 के रेशियो में है, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 20% का लाभ, और दोनों के सेलिंग प्राइस में जो अंतर है वो 480 का है, तो दोनों का कुल क्रय मूल्य टोटल पूछा है, टोटल बताओ। सेम वही क्वेश्चन है, वहां हमने 100-100 माना था क्योंकि उसने कॉस्ट प्राइस को इक्वल बोला था, दैट्स ऑल। क्या हम बिना पेन उठाए कर सकते हैं इस सवाल को, बताओ। उसने क्या पूछा, उसने पूछा दोनों का कुल क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जोड़कर बताओ कितना होगा, और कॉस्ट प्राइस का तो रेशियो हमें दिया हुआ है 4-5। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कुल क्रय मूल्य जो होगा 5 और 4 9 यूनिट होगा, कुल क्रय मूल्य जो पूछा है। क्या मेरा आंसर 9 से कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए 9 से। एक बार शुरुआत करने से पहले 9 की डिविजिबिलिटी वाले ऑप्शंस जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको हटा दो। भाई 9 से तो नहीं कटेगा,
25 भी नहीं कटेगा, 28 भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटेगा। और अगर 3 ऑप्शन हट गए तो फिर चौथा तो अपने आप ही सही हो जाएगा और फिर आपको आगे इसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एनीवे अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि भाई लागत मूल्य 4-5 के रेशियो में दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है बच्चा? उन्हें बोला है कि एक को 10% लाभ, दूसरे को 20% लाभ, और दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 480 है। मतलब जो रेशियो हमें दिया हुआ है हमें इनका डिफरेंस निकालना है सेलिंग प्राइस का। से भी पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इनमें 0 0 जोड़ दूं, एक ही 0 लगा दूं, बस एक 0 से काम चल जाएगा। चल जाएगा। कह रहा है एक को तो 10% लाभ पर बेचा, तो प्लस का 10% निकालना। भाई 40 का 10% क्या होता है? 4 ही होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका? 40 और 4 44। दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा, जरा इसका 20% बताना। भाई इसका 20% कितना होता है? 10 होता है, अपनी कॉपी में निकाल दो। और 50 और 10 60 में बेचा है। और दोनों का डिफरेंस कितना है? 16। और सवाल ने क्या बोला है कि दोनों के विक्रय मूल्य में 480 का अंतर है। तो 16 यूनिट की वैल्यू 480, 16 तिया 48, एक यूनिट 30। क्या बोला उसने? कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य तो दोनों को जोड़ दो, 50 और 40, 90 यूनिट की वैल्यू आएगी 90 गुणा 30। और 9 तिया 2700 आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके से डिविजिबिलिटी रूल से भी उड़ा दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन थे जहां पर हमें कॉस्ट प्राइस या तो गिवन होगा। देखो हमने हर तरह का सवाल किया। जहां क्रय मूल्य रुपए में गिवन है वो 9000 4000 वाला, जहां क्रय मूल्य बराबर होगा तो रेशियो 1:1 मान लिया, जहां क्रय मूल्य बराबर नहीं होगा और रुपए में भी नहीं दिया होगा, जो अभी अभी सवाल किया, जहां क्रय मूल्य का रेशियो दिया होगा 4-5। और तीसरी बात क्या है यहाँ पर, तीसरी चौथी जो भी है, कि एलिगेशन का यूज हम कहां करेंगे? जहां या तो क्रय मूल्य दिया होगा या क्रय मूल्य का रेशियो दिया होगा। और उसमें भी और सुनो, एलिगेशन हम वहीं पर यूज करेंगे जहां आंसर, जहां उत्तर परसेंटेज में पूछ रहा होगा कि भाई एक को इतने परसेंट तो दूसरे को कितना परसेंट। जहां रुपए में पूछेगा, जैसे पिछला सवाल गया है कि विक्रय मूल्य का अंतर 480, वहां एलिगेशन नहीं, वहां हम 0 मानकर सॉल्व करेंगे। तो पूरे टाइप की समरी आपके सामने आ चुकी है, दोबारा क्लास देखनी पड़े तो देखना। अब आते हैं हम टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 क्या है बच्चे? जो लोग लेट जुड़े हैं उनको मैं दिखाना चाहूंगा। टाइप 2 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। टाइप 2 में क्या है कि जहां पर या तो सेलिंग प्राइस या तो विक्रय मूल्य गिवन होगा, या तो विक्रय मूल्य गिवन होगा, या फिर सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन होगा। और जो रेशियो होगा वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। वो रेशियो बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। और सुनो, इस केस में जहां सेलिंग प्राइस गिवन होंगे ना, वहां एलिगेशन भूलकर भी मत लगाना, नहीं, गलत बात है। ठीक है, तो चलिए, एलिगेशन केवल कॉस्ट प्राइस के केस में ही लगेगा। आते हैं टाइप 2 की तरफ, और टाइप 2 में अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है बच्चे, जरा देखना। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक थ्योरी बताऊंगा जो यहां पर यूज होती है। आप पहले क्या करो, पहले सवाल को पढ़ो। बताएंगे बच्चे जरा? देखो जो सवाल आपके सामने है ना, दरअसल ये दो तरह से पूछा जाता है, दो तरह से। एक बार सवाल पढ़िए जरा। कह रहा है रिया 96 रुपए प्रत्येक की दर से डिटर्जेंट के 2 पैकेट बेचती है। ये सेलिंग प्राइस है, बेचती है। और प्रत्येक, ईच का मतलब है कि पहले पैकेट को भी 96 रुपए में बेचा और दूसरे को भी 96 में बेचा। तो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया ना। कह रहा है एक पैकेट पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। पूरी प्रक्रिया में उसका प्रॉफिट या लॉस बताओ, और रुपए में पूछा है, रुपए में।
अब दरअसल ये दो तरीके से सवाल पूछा जाता है, और सवाल का कॉन्सेप्ट, सवाल का थ्योरी क्या है वो जरा देखना। कि अगर किसी सवाल में विक्रय मूल्य बराबर हो, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर, और इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस अगर इक्वल हो, सेलिंग प्राइस अगर इक्वल हो, और एक वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए, A% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, एक वस्तु को तो A% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, और दूसरी वस्तु को उतने ही परसेंट नुकसान पर, A% के लॉस पर बेचा जाए। ये बात क्लियर है आपको कि अगर किसी सवाल में सेलिंग प्राइस इक्वल है और एक वस्तु को A% का प्रॉफिट और दूसरी वस्तु को A% का लॉस इक्वल पर है ना, तो ऐसे केस में याद रखना ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब है दोनों वस्तुओं को मिलाकर, ओवरऑल हमेशा उसे लॉस होगा, हमेशा उसे बच्चे हानि होगी। बस ये चीज याद रखना, ओवरऑल उसे लॉस होगा, और वो कितना लॉस होगा, वो लॉस होगा A² जो इक्वल दिया हुआ है ना, और बटा 100% का लॉस होगा ओवरऑल, दोनों वस्तुओं को मिलाकर। ये दोनों वस्तुओं को मिलाकर है, ओवरऑल का मतलब है दोनों को मिलाकर उसे A² बटे 100% का लॉस होगा। प्रॉफिट तो किसी केस में होना ही नहीं है, भी नहीं होना उसे। अगर बात परसेंटेज में पूछेगा, मान लो अगर इसी सवाल में वो परसेंटेज में पूछेगा, सवाल आ भी सकता है आपके एग्जाम में कि बताओ ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो आपने तुरंत कहना है कि भाई अगर एक वस्तु को, ये रफ कर दूं ना मैं, ये रफ कर दूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये रफ कर रहा हूं, हटा रहा हूं मैं। पहले सवाल की कंडीशन चेक करनी है कि सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए, एक को A% प्रॉफिट, दूसरे को A% लॉस, ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो गई तो फिर आप कहेंगे कि यार इसमें तो ओवरऑल लॉस होगा और A² बटे 100 का। अब सवाल को पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि रिया ने 96 रुपए प्रत्येक की दर से डिटर्जेंट के 2 पैकेट बेचे हैं, प्रत्येक की दर से। तो यहां मैं कहूंगा कि सेलिंग प्राइस क्या है बच्चे, सेलिंग प्राइस बराबर है, इक्वल है, 96 रुपए में दोनों बेचे हैं, सेलिंग प्राइस बराबर। एक को उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे को उसने 20% के लॉस पर बेचा। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ओवरऑल क्या होगा जल्दी से बताओ, ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल होगा सर 20 का स्क्वायर बटा 100, 400 बटा 100 यानी कि 4% का लॉस। ओवरऑल क्या होगा मेरे भाई, ओवरऑल 4% का लॉस हो जाएगा, लॉस दोनों को मिलाकर। अब मुझे आप बताओ, अगर दोनों वस्तुओं पर उसे 4% का लॉस हुआ तो दोनों वस्तुओं को मिलाकर उसने बेचा कितने में होगा, बताओ जल्दी से। अगर दोनों वस्तुओं को मिलाकर उसे 4% का लॉस हुआ है, दोनों को मिलाकर, कई बार सवाल यहीं पे रुक जाएगा कि 4% का लॉस, आंसर लगा दो। लेकिन अगर वो रुपए में पूछ ले जैसे इस सवाल में पूछा है, तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोग बताओ कि अगर 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 उसे दोनों को मिलाकर 4% लॉस हुआ तो दोनों को बेचा कितने परसेंट में होगा। सर 100 में से घटा दो, दोनों को बेचा होगा 96% में। ये 96% जो है ना, ये दोनों का मिलाकर विक्रय मूल्य है, दोनों का मिलाकर परसेंटेज में। लेकिन अगर मैं रुपए की बात करूंगा तो सवाल कह रहा है कि उसने तो 96 रुपए में एक को बेचा है, तो दोनों को कितने में बेचा होगा, 96 गुणा 2 यानी कि 192 में। भाई इधर तो मैंने बोला कि ओवरऑल 4% का लॉस है, और ओवरऑल यानी कि दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर बेचा कितने में होगा, 100 में से घटा दो 96% में। और दोनों को रुपए में कितने में बेचा है, एक को 96 तो दोनों को 192। तो यहां से 1% कितना आएगा बच्चे, पूरा 2 बार कटेगा, 2 रुपए के बराबर। और आपसे क्या पूछा है,
लाभ या हानि रुपए में, और उसे तो ओवरऑल 4% का लॉस हुआ है, तो यहां से 4% की वैल्यू निकाल दो। 4 × 2 यानी कि 8 रुपए का नुकसान हो गया। 8 रुपए का नुकसान हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये आपने करना है। जो लोग 4 रुपए कह रहे थे, आप समझो बात को। आप केवल 96% की वैल्यू 96 रुपए के बराबर कर रहे थे। हमें ये जो 96% निकाला है ना बच्चे, ये ओवरऑल 4% का नुकसान है। तो ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस 96 है दोनों वस्तुओं का, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 96 × 96, 96 + 96 192 होगा। तो एक वस्तु 2 रुपए, तो भैया 4% का नुकसान यानी कि 8 रुपया। यहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को आती है, और यहीं पर आप इसे दोबारा देखेंगे। चलिए एक सवाल और देता हूं मैं आपको, जरा इसे भी देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम 2021 CHSL में पूछा गया सवाल बच्चे। बताओ भाई जल्दी से जवाब। सवाल है, दो कलाई घड़ी में से प्रत्येक को 1980 में बेचा, प्रत्येक को, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। प्रत्येक वर्ड जहां आ जाए मतलब बराबर की बात हो रही है। प्रत्येक को 1980 में बेचा, एक कलाई घड़ी को 10% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन में क्या उसे, और रुपए में पूछा है। अगर परसेंटेज में पूछा जाता तब भी आप उड़ा देते कि भाई हमें पता चल गया कि सेलिंग प्राइस इक्वल है, बराबर है, और एक वस्तु को तो उसने, एक को तो उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, और दूसरे को उसने 10% के लॉस पर बेचा है। बात स्पष्ट रूप से है यहाँ पर। सेलिंग प्राइस बराबर है और एक को 10% प्रॉफिट, दूसरे को 10% लॉस। तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल परसेंट में अगर पूछे तो आप कहेंगे 10 का स्क्वायर बटे 100। सर 100/100 यानी कि 1% का लॉस होगा सर। मैं कह रहा हूं बहुत सारे सवालों में कहानी यहीं एंड हो जाएगी सवाल की। वो 1% लॉस ऑप्शन में दिया होगा और लगा के आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आजकल सवाल थोड़े से एडवांस हो गए हैं, अब वो उनको पता है कि बच्चे ने फॉर्मूला रट लिया है, तो पेन भी नहीं उठाएगा, इसीलिए वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए, वो रुपए में पूछने लग गए। रुपए में, रुपए में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ, किसी वस्तु पर ओवरऑल दोनों को मिलाकर अगर 1% का नुकसान होता है तो बेचा कितने में गया होगा? सर 99% में बेचा गया होगा, 99% में, दोनों को मिलाकर। और यहां पर एक को 1980 में बेचा है, एक को, तो दोनों को कितने में बेचा होगा? आप कहेंगे सर 1980 × 2, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? 1980 × 2/99। तो 99 दूनी 198 और 20 दूनी 40। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है पूरे लेन देन में नुकसान या लाभ। तो भैया वो तो 1% की वैल्यू ही हमें चाहिए थी, और 1% कितना आ गया? 40 रुपया। तो हम कहेंगे 40 रुपए का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। 40 रुपए का नुकसान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब आपसे ये सवाल कभी गड़बड़ नहीं होंगे, मुझे भरोसा है, कभी आप गड़बड़ नहीं करोगे। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं सवाल को चेंज करता हूं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चे, फिर आएंगे इस सवाल पर और देखेंगे इसमें क्या है। देखिए जरा सवाल को बच्चा। कह रहा है, किसी दुकानदार ने 2400 रुपए प्रति की दर से दो वस्तु बेची। ओके, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, यहां भी 2400 रुपए प्रति, एक वस्तु 2400 में, तो दो वस्तु बेची हैं तो सेलिंग प्राइस इक्वल है। कह रहा पूरे लेन देन में दुकानदार को ना तो लाभ हुआ है और ना ही नुकसान हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना पहली पे कमाया होगा दूसरी पे उतना गवा दिया होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मान लो मैं दो वस्तु बेचता हूं, पहली पर मैंने 1000 रुपए कमा लिए, दूसरी पर 1000 का नुकसान मुझे हो गया।
ओवरऑल क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, मतलब जो एक में कमाया होगा दूसरे में गवा दिया होगा। यदि दोनों वस्तुओं में से कोई सी एक 20% लाभ पर बेची गई तो दूसरी पर कितना नुकसान हुआ रुपए में पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। एलिगेशन मत लगा देना यहां पर, परेशान हो जाओगे। क्या करें यहाँ, दोनों का सेलिंग प्राइस उसने दिया हुआ है। चलो कोई नहीं, करते हैं। कितना आ रहा है, 400। चलो देखते हैं क्या करना है भाई। सवाल में सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, पहली वस्तु को पहली वस्तु को उसने 20% के लाभ पर बेचा है। पहली वस्तु को उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। और बेचा कितने में है, पहली वस्तु को 2400 रुपए में। भाई दोनों को 2400 में बेचा, और पहली को 20% लाभ। तो कोई भी वस्तु बचा अगर 20% लाभ पर बेची जाती है तो क्या वो 120% में बेची जाती है? क्या बात समझे आप? क्या वो 120% में नहीं बेची जाएगी? अगर 20% के प्रॉफिट पर बेची गई तो आप कहेंगे 120% की वैल्यू कितनी है, 2400। तो बच्चे 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 20 रुपया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपया। समझना बात को, कितना है, 20% का प्रॉफिट पर पहली वस्तु बेची है। तो भैया लाभ कितना हुआ होगा, 20% की वैल्यू निकाल दो आप, 20 गुणा 20, और आप कहेंगे 400 रुपए का प्रॉफिट उसने कमा लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दो वस्तु 1000 रुपए में बेचता हूं और एक पर मैंने 200 रुपए कमा लिए और मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस में जाना है, तो दूसरे पर मुझे 200 का नुकसान हुआ होगा, ये बात श्योर है कि नहीं? आप अगर दुकानदार हो, दो वस्तु बेचते हो, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहते हो, तो जितना आपने पहली पर कमाया दूसरी पर उतना आपको नुकसान हो गया होगा, तभी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो जितना प्रॉफिट ये 400 रुपए का आपने 20% की वैल्यू निकाली है जो पहली वस्तु पर हुआ है, क्या इतना ही नुकसान दूसरी पर हुआ होगा? क्या 400 का ही नुकसान दूसरी पर हुआ होगा कि नहीं? तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन है। मैंने आपसे बोला फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस, फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन के लिए क्या करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन पर दूसरी वस्तु पर नुकसान क्या होगा, दूसरी वस्तु पर जो हानि हुई होगी भाई वो भी 400 रुपए की रही होगी जो पहली पर उसने कमाया है। तो आपका आंसर आ गया, बिल्कुल कॉमन सेंस का सवाल है, बिल्कुल कॉमन सेंस का। आपने पहली वस्तु 20% लाभ पर बेची तो 120% में बेची होगी, बराबर 2400। 1% 20, तो 20% 400। 400 कमा लिए, 400 उड़ा दिए होंगे दूसरी पर, नुकसान हो गया। अब इसी सवाल में थोड़ा सा आगे भी वो कुछ पूछता है, थोड़ा सा आगे जाके भी वो कुछ पूछता है। पता क्या पूछता है? आपसे पूछेगा दूसरी वस्तु को कितने परसेंट नुकसान पर बेचा है। कोई बता सकता है आप में से मुझे, दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के नुकसान, लॉस पर बेचा है? आप मुझे बताओ दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मैं दूसरी वस्तु की ही बात कर रहा हूं। अगर उसने दूसरी वस्तु को 2400 में बेचा, 20% का नुकसान मत कहना, पिट जाओगे, गलत। अगर उसने 2400 में बेचा और 400 रुपए का नुकसान हो गया, तो खरीद कर तो ज्यादा में लाया होगा ना वो, 2400 प्लस 400, सर 2800 में खरीद कर लाया होगा। भाई 2800 में खरीद कर लाया होगा, तभी तो 2400 में बेचकर 400 का नुकसान हो गया। तो लॉस परसेंट निकाल दो आप, कितने परसेंट पर बेचा है भैया, 400 बटे 2800 और गुणा 100। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 1/7 गुणा 100, ये आ जाएगा 14 सही 2/7।
7% आपका सही जवाब है। 14 2/7 ये आपका बिल्कुल सही जवाब। ये भी सवाल कई बार पूछा गया और अच्छा सवाल बनेगा तो यही पूछा जाएगा आपसे कि दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के नुकसान पर। और हालांकि अगर परसेंटेज में पूछेगा ना दूसरी वस्तु का, तो फिर आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है। फिर आपको मैं बताऊं कैसे करेंगे, आप देखो। और थोड़ा सा इस सवाल का ऑपरेशन करते हैं। ये पूछा गया है कई बार सवाल, इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूं इस सवाल में। फिर आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो रुपए में ना पूछे, अगर वो ये कहे कि बताओ दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत आपसे पूछ ले, कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये आपसे पूछ ले, तो फिर आपके जवाब और सवाल करने का तरीका अलग हो जाएगा। फिर रेशियो मेथड से हम उड़ा देंगे। आप मुझे बताओ पहली वस्तु पर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है कि नहीं? दुनिया जानती है 20% इज 1/5। तो पहली वस्तु को अगर उसने 5 रुपए में खरीदा, तो 1 रुपए का उसे फायदा हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 रुपए का। तो बेचा कितने में होगा उसने? बेचा कितने में होगा? 6 रुपए में। क्या बात समझ में आई? पहली वस्तु के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि पहली वस्तु को अगर उसने 5 में खरीदा, 1 का फायदा, तो 6 में बेचा होगा। अब पहली लाइन पे जाना जरा। उसने बोला प्रत्येक को 2400 की दर से बेचा। क्या सेलिंग प्राइस बराबर है? क्या सेलिंग प्राइस इक्वल है कि नहीं? बताओ। आप कहेंगे सर बिल्कुल इक्वल है। यानी कि ये तो पहली वस्तु की बात हो गई। अगर मैं दूसरी वस्तु की बात करूंगा तो भैया सेलिंग प्राइस तो बराबर है। यानी कि अगर इसे 6 रुपए में बेचा तो इसे भी 6 रुपए में बेचा होगा, दूसरी को भी 6 रुपए में बेचा होगा। और अगर उसे नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन रखनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन रखनी है, तो इस पर अगर +1 है तो दूसरी पर -1 कर दो, 1 रुपए का नुकसान कर दो। अब आप मुझे बताओ, आप कोई पेन, मान लो ये पेन आप 6 रुपए में बेचते हो और आपको 1 रुपए का नुकसान हो गया, तो आप खरीद कर कितने में लाए होगे? 5 रुपए में। ऐसे सोचोगे आप? 5 रुपए में खरीद कर लाए होगे, 6 रुपए में बेचोगे तो 1 रुपए का नुकसान होगा आपको? नहीं सर, हमें अगर 6 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का नुकसान है तो हम उसे 7 में खरीद कर लाए होंगे। तो लॉस परसेंट कितना हो गया? 1 रुपए का लॉस 7 रुपए पर गुणा 100। तो आंसर कितना आएगा बच्चा? 14 सही 2/7%। आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहां आपको नहीं आने वाली है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी कर सकते हो और दूसरा आप रुपए वाले मेथड से भी कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है भाई? सवाल नंबर 10 में जरा देखिए बच्चा। एक आदमी 800 रुपए के कुल मूल्य में ए और बी दो घड़ियां खरीदता है। ये खरीदने वाला मूल्य दिया हुआ है कुल 800 रुपए में। टोटल ए और बी दोनों को खरीदता है। ठीक है, हमें नहीं पता उसने अलग अलग कितने में खरीदा, बस ये बोला है 800 रुपए में ए और बी दोनों को खरीदा है। अब कह रहा है कि वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। इस बात पर जरा गौर करना, दोनों घड़ी बराबर मूल्य पर बेची जाती हैं, इस बात पर गौर करना। अब कह रहा है आगे कि उसे घड़ी ए पर 18% का प्रॉफिट हुआ और घड़ी बी पर 22% का नुकसान हुआ। तो दोनों घड़ी का अलग अलग कॉस्ट प्राइस क्या होगा? भाई एक साथ तो हमें दिया हुआ है 800 रुपए, अलग अलग क्या होगा बताओ? बताओ जरा क्या होगा जल्दी से। भाई क्या सेलिंग प्राइस बराबर है? क्या बच्चा विक्रय मूल्य बराबर है? यस और नो? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर है। मैं मान लूं कि पहली घड़ी को ए रुपए में खरीदा, ये कॉस्ट प्राइस मान के चल रहा हूं मैं, और दूसरी घड़ी को बी रुपए में खरीदा।
विक्रय मूल्य मान लिया मैंने ए और बी। अब अगर पहली घड़ी पर उसे 18% का प्रॉफिट हुआ तो उसने पहली घड़ी को कितने परसेंट में बेचा होगा? परसेंट में बताओ। अगर पहली घड़ी पर उसे 18% का प्रॉफिट हुआ तो पहली घड़ी को कितने परसेंट में बेचा होगा? सर उसने 118% में बेचा होगा पहली घड़ी को। क्रय मूल्य कितना? ए। दूसरी घड़ी पर उसे 22% का नुकसान हो गया तो उसे कितने परसेंट में बेचा होगा? 100 में से 22 घटा दो, आप कहेंगे सर 78% में बेचा होगा दूसरी। ये दोनों विक्रय मूल्य आ गए भाई, 118% ऑफ ए और 78% ऑफ बी। और उसने बोला उसने तो समान विक्रय मूल्य पर बेचा है, इक्वल सेलिंग प्राइस। बराबर कर दो दोनों का सेलिंग प्राइस और ए और बी का रेशियो निकाल दो, वो इनके क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। परसेंट से परसेंट उड़ाया, 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 नाम 18, और 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 2 नाम 18। ए और बी का रेशियो कितना आ गया भाई? ए के सामने 39 है और बी के सामने 59 है। बस आप क्या करो, 800 रुपए को इस रेशियो में तोड़ दो। ऑप्शन डेसिमल में है, अप्रोक्सीमेट है, नो डाउट। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं जोड़ू 9 9 18, 5 3 8 और 1 9, 98 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 800। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? 800 बटे 98। एक यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। तो अगर मैं 98 से डिवाइड करूं, 2 से जाएगा 49 बार, 2 से जाएगा 400 बार। तो 49 से डिवाइड करते हैं 400 को, 4 नाम 36, 9 बार चला जाएगा, 9 नाम 81, 9 चौक 36, 8 44, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 441 हो जाएगा। कितनी बार जाएं? 4 अट्ठे 32, 8 बार जाएं, 8 नाम 72, 7, 8 चौक 32 और 7 39। यस, 8 पॉइंट समथिंग है, 8 पॉइंट। अप्रोक्सीमेट आंसर निकल जाएगा हमारा, 8 पॉइंट समथिंग है ना। 8 पॉइंट कितना है बचा है? 8। तो अगर मैं यहां 0 लगा दूं, 8 पॉइंट ही मानो आप, 8 दशमलव। इसको भी आप 8 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 8 नाम 72, 7, 8 तिया 24 और 7 32, 322। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई, 8 नाम 72, 7, 8 तिया 24 और 7 31, सॉरी 24 और 7 31, और इसको भी अगर मैं 8 से गुणा करता हूं तो ये कितना आता है? 8 नाम 72, 7, 8 पंजे 40 और 7 47, 72। ठीक है भाई, इसका 312, इसका 472। तो 312 और 472 के आसपास। देखो एग्जैक्ट 317 तो आंसर होगा ही नहीं, एग्जैक्ट 317, क्योंकि आंसर आएगा डेसिमल में, आंसर आएगा डेसिमल में। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर तो होगा ही नहीं। तो 312 के थोड़ा सा ज्यादा अगर मैं जाऊं तो 318.37 और 481.63, यही ऑप्शन हमारा सही है। ओके, अब अगर आप एग्जैक्ट करने जाओगे तो भैया यहाँ फिर और डेसिमल के बाद आगे बढ़ोगे और फिर उस डेसिमल वाली संख्या को 39 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उस डेसिमल वाली संख्या को 59 से मल्टीप्लाई करोगे, तो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। नहीं, 13 वेरह का मल्टीपल चेक नहीं करोगे यहाँ, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। याद रखना, कहीं भी अप्रोक्सीमेट आंसर एग्जाम में या पूछने लगे तो वहां मल्टीपल चेक करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे और किसी का नहीं करोगे। 317 483 को मैंने हटा दिया क्योंकि भाई एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। और 312 के थोड़ा सा नजदीक अगर मैं जाऊं तो यही दो ऑप्शन थे, इसको मैंने हटा दिया, यही बचा 318 और 481 पॉइंट सम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं, चलेंगे आगे सवाल नंबर 11 की तरफ। और क्या है 11वें सवाल में बच्चे देखेंगे, सेम सवाल है, इसे भी देखिए जरा। कह रहा है कि राम कुमार ने 41,000 में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदे। खरीदे, ये खरीदने की बात कर रहा है, एलईडी टीवी सेट खरीदे हैं 41,000 में, मिलाकर दोनों में।
अब कह रहा है कि एक को 20% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 15% की हानि पर बेच दिया, और यह पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। अब कह रहा है बताओ उसका कुल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो बाद की बात है। कुल प्रॉफिट या लॉस, यहां तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा यहां सोचना पड़ेगा। 41,000 में दो एलईडी सेट खरीदे, एक को 20% लाभ, दूसरे को 15% की हानि। यह पाया गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, दोनों का सेलिंग प्राइस। रेशियो मेथड से करें इसको, बताओ। रेशियो मेथड जो मैंने वो बताया था आपको, 5 से 6, एक का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इक्वल है तो दूसरे को भी 6 में बेचा होगा। मजा आएगा, वो बहुत अच्छा मेथड है, वास्तव में बहुत अच्छा मेथड है। देखो कैसे भाई, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है आप मुझे बताओ, 1/5 होता है। और 15% का नुकसान, 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/20 होता है। यस। देखो दूसरा तरीका भी है आपके पास, आप अपनी रफ कॉपी के साइड में वो तरीका कर सकते हो, मैं इससे कराऊंगा, आप वो कर सकते हो कि भाई 20% के लाभ पर बेचा है तो 120% में बेचा होगा। 120% की वैल्यू इतनी, इसका 20% निकाल दो, फिर इसमें 15, इसका 20% भी नहीं निकाल सकते, बल्कि दोनों, एक को x मानना पड़ेगा, दूसरे को 41,000 माइनस x मानना पड़ेगा, और फिर उसका 20%, 120%, और जो 41,000 माइनस एक्स होगा उसका 85% बराबर करना होगा। फिर वहां से x की वैल्यू निकालकर, सेलिंग प्राइस निकालकर, मैं कह रहा हूँ थोड़ा बड़ा चला जाएगा उस तरीके से सवाल ये भाई, क्योंकि दोनों का मिलाकर हमें सेल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, एक को x मानेंगे, दूसरे को 41,000 माइनस एक्स मानेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। मैं उसका आपको अच्छा तरीका बता रहा हूं कि अगर पहली वस्तु को उसने खरीदा है 5 रुपए में, तो भाई प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए का, तो बेचा कितने में होगा सर, 6 रुपए में बेचा होगा। दूसरी वस्तु को खरीदा है उसने 20 रुपए में, और भाई यहां उसे 15% का नुकसान, यानी कि 3 रुपए का नुकसान हो गया, तो बेचा कितने में होगा, 17 रुपए में। ये आपने कह दिया। और अब उसने नीचे की लाइन में पता है क्या लिखा है, उसने लिखा है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इन्हें इक्वल बनाओ। भाई इक्वल बनाना तो आपको आता है कि अगर ये 6 है तो इसको 6 से गुणा कर दो, ये 17 है तो इसको 17 से कर दो। अब दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया, यहां भी 17 से गुणा करनी पड़ेगी, यहां भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी, यहां भी। तो ये हो गया 17 पंजे 85, और ये कितना हो गया, 20 छिक्के 120। हो गया क्या नहीं, बिल्कुल हो गया। अब दोनों का मिलाकर उसने कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस जरा जोड़ना, 5 8 2 10, 205 आ गया। और 205 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 41,000 रुपया। तो एक यूनिट कितना आएगा, 41,000 बटे 205। 41 पंजे 205 होता है, 5 दूनी 10। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 200, एक यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। आपसे पूछा है कि भाई ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताओ, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। देखो पहली वस्तु पर तो 17 एकम 17 का प्रॉफिट हुआ है, दूसरी पर 6 तिया 18, यानी कि 18 का नुकसान हो गया। तो भैया 17 में से 18 जाओगे तो -1 आएगा, यानी कि ओवरऑल 1 यूनिट का नुकसान हो गया उसे। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 200 ही है भाई। तो 200 रुपए का लॉस आप साफ साफ कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी। बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरा नोट करना, बहुत अच्छा सवाल है ये, और तरीका उससे भी अच्छा है। अगर आप बहुत बड़े तरीके से बचना चाहते हो तो ये तरीका दोबारा देखना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छा तरीका मैंने कराया।
चलिए आगे चलते हैं इस सवाल की तरफ। क्या है इस सवाल में, देखिए बच्चे इसे। भाई उसने अलग अलग क्रय मूल्य नहीं पूछा। देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर हमने यहां क्यों नहीं किया कि 20% ऑफ ए बराबर, सॉरी 80%, 120% ऑफ ए बराबर 85% ऑफ बी। हम कर लेते, हमें अलग अलग क्रय मूल्य मिलता, कॉस्ट प्राइस।